गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। ये प्रैक्टिस सेट हम किस लिए पढ़ रहे हैं? तो मैथ प्लस ग्राफ के लिए, मैथ और ग्राफ दोनों के लिए। इसमें मैथ के 5 क्वेश्चन होंगे और ग्राफ 2 ग्राफों को सॉल्व किया जाएगा, जिससे 10 प्रश्न होंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपका होने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो पेपर है आपका 28-29 अक्टूबर का, अब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अब कम से कम 15 से 16 दिन बचे हैं। उसमें भी आप 1-2 दिन इधर उधर ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, इसी में दशहरा भी है। इसीलिए आप कम से कम अब से तो मन लगा के पढ़िए ही। और इससे पहले कि आप प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो उन प्रैक्टिस सेटों को भी देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ और मैथ से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको कम से कम 25 में 23-24 नंबर लाना ही है। और उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमारे द्वारा पढ़ाए गए हर एक प्रैक्टिस सेट को आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं अपने मैथ के प्रश्नों को। आइए देखते हैं अपने मैथ के पहले प्रश्न को कि क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जो कि है 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा 75, तीसरा 50 और चौथा है 25। इसको आइए सॉल्व करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 8। आपको क्या करना है? तो आपको हमारे साथ सॉल्व करते रहना है और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही है। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जिसमें गुणा होता है उसका घात जुड़ता है और जिसमें भागा होता है उसका घात घटता है, जब आधार एक ही हो। तो यहाँ पे सबका आधार क्या है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 7 प्लस 4 माइनस 8। 7 4 11, 11 में से 8 गया, 3 हुआ। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा? 3। 5 के पावर 3 का मतलब क्या है कि 125। 5 के पावर 3 मतलब 125। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इस प्रकार से हमारा पहले का ये नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये किस चैप्टर का सवाल है? तो ये आपके नंबर सिस्टम का है, जिसे मैं नंबर सिस्टम और परसेंटेज पूरे अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस टॉपिकों को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, तो किस धनराशि का 5/12 रुपए 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा? पहला ऑप्शन है 800, दूसरा 750, तीसरा 1000, चौथा है 900। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। धनराशि का 5/12 ना, मान लीजिए x का 5/12 किसके बराबर है? तो 100 के 3 सही 3/4। 3 सही 3/4 का मतलब 4 3 12 3 15/4। 15/4 मतलब 4 से ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 बार गया। अब देखिए ये 5 से ये 5 बार, तो क्या हो गया? x इक्वल टू 15 5 75। 75 गुणे में 12, 12 5 60 का 0 6 लगा 80, 12 7 84 और 6 90। तो कितना आया? 900। 900 मतलब कौन सा विकल्प? तो हमारा दूसरे सवाल का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दूसरे सवाल का कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? 44 वर्ष, 40 वर्ष, 32 वर्ष और 28 वर्ष। देखिए क्या दिया है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो पुत्र की उम्र मान लेते हैं कि x है। पुत्र की उम्र मान लेते हैं कि कितना है? x है। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 4 गुनी है ना, तो पिता की उम्र हो जाएगी 4x। अब क्या दिया है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले तो दोनों में से 5 वर्ष घटा दीजिए, 4x माइनस 5 भी कर दीजिए। अब क्या बोला है? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। इसकी ये 9 गुनी थी, 9 गुनी थी, तो इसमें भी 9 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो अब हमें x का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 9x माइनस 45 बराबर 4x माइनस में 5। 4x को इधर लाइए तो 9x माइनस में 4x, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 45। तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 40। 5x बराबर 40, तो x बराबर क्या होगा? 8। तो उसके
पुत्र की उम्र कितनी हो गई 8 और पिता की उम्र कितनी हो गई 32। पुत्र की उम्र 8 और पिता की उम्र 32, वर्तमान पूछ रहा है इसीलिए ये हम बताएंगे। 32 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे सवाल को। देखिए हमारा चौथा सवाल क्या है, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 56, 26, 16, 20 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम 6 संख्याओं को लिख लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन ना हो। A, B, C, D, E, F, ये हमने 6 संख्या लिख लिया। पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, मतलब ये 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। 20 है मतलब इन सब का योग कितना हो जाएगा 20 5 100। अब देखिए क्या कहा, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम 5 संख्या मतलब इन संख्याओं का योग क्या है, तो इन संख्याओं का योग 24 है। 24 5 120 है, औसत 24 था इसलिए संख्याओं का योग हो गया 120। अब देखिए क्या दिया है, यदि अंतिम संख्या 36 है मतलब ये जो f है ये हमारा 36 है। ये कितना है 36 है। जब ये 36 है तो बाकी की इन 4 संख्याओं का योग क्या होगा आप निकाल सकते हैं। कैसे, 120 इन सभी का योग है। 120 में से 36 को घटा देंगे इसको तो बचेगा हमारा यही 4 संख्याओं का योग। तो 120 में से 36 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, कितना हुआ 84। अब आपको मालूम चल गया कि इन 4 संख्याओं का योग कितना है 84। इन 4 संख्याओं का योग 84 और इन 5 संख्याओं का योग कितना है 100। तो ये संख्या क्या हुई अब आप निकाल लेंगे, 100 माइनस 84 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथे सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यदि आप इतना सारा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट गुणा कीजिए। 20 गुणे 5 100, ये पहली 5 संख्या थी, ये लास्ट 5 संख्या थी। 24 5 120, लास्ट में से एक संख्या मालूम थी मतलब अंतिम एक को छोड़ के 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 संख्याओं का योग 120 माइनस 36 क्या हो जाएगा 84। तो एक छोड़ के 4 मतलब बीच वाली 4 हो तो शुरू से 5 का कितना योग था 100 और उसके बाद 4 का कितना योग था 84। तो इनमें घटाएंगे तो ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी 16। तो ये आपको तरीका बेहतर लगेगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने का डर नहीं रहेगा और इस तरीके से आप सटीकता के साथ एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर दे पाएंगे। तो चौथे का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल को हल करने के लिए, देखते हैं 5वें का आंसर क्या होगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ऑप्शन है 200%, 100%, 400% और 300%। तो ये आप मत सोचिएगा कि व्यास में 100% की वृद्धि की जा रही है तो त्रिज्या में तो उसके आगे आधी 50% की होगी, तो ऐसा नहीं होता है। जितना व्यास में वृद्धि होती है उतनी ही त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, उतनी ही परिधि में भी वृद्धि होती है। तीनों में एक बराबर ही वृद्धि होती है, एक बराबर कमी भी होती है। तो यहाँ पे 100% वृद्धि है तो त्रिज्या में भी 100% की ही वृद्धि होगी। त्रिज्या में वृद्धि कितनी होगी, त्रिज्या में भी वृद्धि 100% ही होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार है तो 2 बार 100% बढ़ाना है। जब केवल बढ़ाना है तो +100 प्लस 100 गुणे में 100 बटे में 100, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये प्रतिशत वृद्धि और कमी में से ये फॉर्मूला निकलता है। जब बार बार वृद्धि हो रही हो तो सारा प्लस हो जाएगा, एक वृद्धि एक कमी हो रही हो तो जो वृद्धि है वो प्लस में, जो कमी है वो माइनस में, और दोनों का गुणा यहाँ पे माइनस में ही होगा। दोनों का गुणा करके बटे में 100 कर दिया जाता है। अब देखिए 100 200 प्लस 100 से 100 कट गया तो क्या बचा ऊपर में 100, तो कितना हुआ 300% की वृद्धि हो जाएगी किसमें, तो उसके क्षेत्रफल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 5वें सवाल का हमारा ऑप्शन नंबर डी। 5वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 5वें सवाल का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि वृत्त के परिधि में
त्रिज्या में और व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना व्यास में होगा उतना ही त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, जितनी व्यास में होगा उतनी ही परिधि में भी, तीनों में एक बराबर वृद्धि और एक बराबर कमी भी होती है। अब हम चलते हैं अपने पहले ग्राफ पे और क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को और अपने पहले ग्राफ को। अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को और पहले ग्राफ को। आइए देखते हैं पहले ग्राफ में क्या क्या दिया है। पहले ग्राफ में आय और व्यय दिया है, कुछ वर्षों के आय एवं व्यय दिया है। यही इसी पे हमारा सवाल है। जो पहला कॉलम है हर एक वर्ष में वो आय का है, जो दूसरा कॉलम है वो व्यय का है। आय वाले में लाइन खींची गई है, व्यय वाला ब्लैंक है, व्हाइट है। आइए हम सॉल्व करते हैं। जो रुपए है वो रुपए करोड़ में है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या दिए गए वर्षों में कंपनी की कुल आय और कुल व्यय का अनुपात क्या रहा। कुल आय और कुल व्यय का अनुपात हमें बताना है। तो कुल आय के लिए आय को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले था 35, 17 में 35 था, 18 में कितना हो गया, 18 में 50 हो गया, 19 में कितना हो गया, तो 19 में देखेंगे तो 45 हो गया, 20 में भी 60 हो गया और 21 में भी 60 ही रहा। 21 में भी कितना रहा, 60 ही रहा। तो इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 का 0 1 लगा 80, तो 7 6 13 13 4 17 17 5 22 3 25, 250 आया। ये क्या है, तो ये हमारा आय है, इनकम है। अब हम व्यय को जोड़ लेते हैं। व्यय क्या है, पहले 25 था, फिर उसके बाद से 40 हुआ, पहले 25 फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद क्या हुआ 40 फिर 50 फिर 55, 40 फिर 50 और फिर 55। सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10, 10 का 0 1 लगा 80, तो 2 1 3 4 7 4 11, 11 5 16 5 21, कितना हुआ 210। ये क्या है, एक्सपेंडिचर। अब इन्हीं दोनों में हमें अनुपात बताना है। तो 250 अनुपात 210, 0 से 0 कैंसिल। कौन पहले रहेगा कौन बाद, तो जो पहले का आए उसे पहले। कुल आय तो कुल आय पहले, कुल व्यय तो कुल व्यय बाद में। क्या हुआ 25:21। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। 6वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 6वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न को हल करने के लिए और देखते हैं कैसा प्रश्न है और उसका क्या हल होगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2019 से 2020 तक कंपनी की आय में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा। तो आप लोग ग्राफ में देखेंगे तो 2019 में जो आय थी हमारी 45 हो गई और 2020 में जो आय थी हमारी वो कितनी हो गई, 60 हो गई। कितने का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ। कितने पे वृद्धि हुआ, तो 45 पे वृद्धि हुआ। तो 15/45 गुणे में 100। 15 से ये 3 बार और 3 से 100 नहीं कटता है, तो 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा 7वें सवाल का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या दिया है, कितने वर्षों में कंपनी का आय दिए गए वर्षों के औसत व्यय से अधिक था। तो अभी आपने 6वें सवाल में व्यय का योग निकाला था, कुल व्यय कितना था, कुल व्यय कितना निकाला था 210। वर्ष कितने थे, तो वर्ष हमारे 5 थे, 1 2 3 4 5। हाँ वर्ष हमारे 5 थे, तो 5 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 42 बार में। अब क्या देखना है कि 42 से ऊपर औसत आय कब कब था, 42 से ऊपर आय हमारा कितने वर्षों में था। तो 42 से ऊपर आय देखेंगे तो था आपका 2018 में 50, 18 का था, 19 का था, 20 का था, 21 का था। मतलब 4 वर्ष थे। केवल एक 17 नहीं था। क्यों 17 नहीं था, क्योंकि 17 में 35 ही था, बाकी सभी में ऊपर है। 19 में थोड़ा सा ही ऊपर है 45 है, लेकिन इस 42 से अधिक है। तो अतः 4 हमारा ऑप्शन 8वें का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। 8वें का कौन सा ऑप्शन, तो ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं हमारा 9वें प्रश्न क्या है और उसका हल क्या होगा। आइए अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखते हैं इसमें क्या दिया है, वर्ष 2019 और 2020 में कंपनी के लाभ में अंतर कितना है। तो आपसे लाभ में अंतर पूछा है, ये मत कर दीजिएगा कि उसका अंतर का अंतर बता दीजिएगा। अंतर बता दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लाभ में अंतर, लाभ मतलब क्या, तो लाभ कैसे निकलेगा, प्रॉफिट, इनकम माइनस, इनकम मतलब आय माइनस व्यय।
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। व्यय मतलब खर्च होता है, तो आपकी कमाई कितनी है और उसमें से आपने खर्च कितना कर दिया और जितना बचा है वही आपकी लाभ है। तो 2019 में लाभ कितना था? 2019 में लाभ था, सबसे पहले आय कितनी थी 2019 में? तो 45 थी और व्यय कितना था? 40 था। तो कितना का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ? 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए 2020 का निकाल लेते हैं। तो 2020 में जो आपकी आय थी वो थी 60 और व्यय था 50। आय था 60 और व्यय था 50। कितना आया? 10 करोड़। अब इन दोनों का अंतर बताना है, तो 10 माइनस 5, अंतर क्या हो जाएगा? 5। 5 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 5 मतलब 90 का हमारा ए नंबर विकल्प सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न को हल करने के लिए। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें सवाल को। देखते हैं हमारा 10वां सवाल क्या पूछ रहा है। अधिकतम व्यय वाला वर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक व्यय किस वर्ष हुआ है वो वर्ष हमें बताना है। देखिए 2020 में आपका व्यय कितना था? तो 2020 में व्यय को देखेंगे तो वो था 50। 2020 में 50 था। 2021 में कितना था? तो 2021 में 55 था। 2018 में कितना था? तो 2018 में ये मात्र 40 था और 2019 में भी 40 था। तो सबसे अधिकतम पूछा ना, सबसे अधिकतम कब हुआ? तो 2021 में। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 10वें का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमने अपने पहले ग्राफ को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ भी कैसे हल करना और कैसा ग्राफ है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूरी है, इसीलिए आपको हल कराया जा रहा है कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपसे ऐसा कोई भी ग्राफ ना हो जो आज तक आपने नहीं देखा हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बने ग्राफ पे जो क्वेश्चन आपने आज तक नहीं किया है। तो अब हम चलिए देखते हैं अपने दूसरे ग्राफ को और क्वेश्चन नंबर 11 को। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने से पहले सबसे पहले हम अपने ग्राफ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए उसमें क्या दिया है, तो एक साइड दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में दूरी दिया हुआ है क्या? 40, 80, 120 किलोमीटर है। दो चालक है, कार चालक है और स्कूटर चालक है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए नीचे में क्या दिया है, समय दिया है। तो 9 बजे से ये चलना प्रारंभ करते हैं। कब खत्म करते हैं? तो 11:30 बजे। कौन खत्म करता है? स्कूटर चालक। स्कूटर चालक की जो लाइन है वो ब्लैक कलर की केवल लाइन है। जो कार चालक की लाइन है वो भी ब्लैक कलर की है, लेकिन उस पर छोटे छोटे सर्कल बनाकर दिखाया हुआ है। कितने बजे देखेंगे आप तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी क्रॉस भी कर रहे हैं। जब क्रॉस कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि दोनों उसी टाइम पे मिल रहे हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। कार चालक स्कूटर चालक से किस समय पर मिला? तो देखेंगे कार चालक और स्कूटर चालक की दोनों की लाइन एक साथ कब हो गई है? तो वो समय कौन सा? तो वो समय 10:30 बजे है, मतलब 10:30 प्रातः है, क्योंकि सभी समय प्रातः का ही है। तो 10:30 प्रातः पे कार चालक और स्कूटर चालक दोनों मिल रहे हैं। कितने किलोमीटर पे? 80 किलोमीटर पे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो कितने बजे? 10:30 प्रातः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 11 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं इसी ग्राफ के क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्या है, कार चालक और स्कूटर चालक एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिले? कितनी दूरी पर मिले? इससे पहले हमने क्या था कि किस समय मिले। तो किस समय मिले थे? 10:30 बजे मिले थे। 10:30 प्रातः पे मिले थे। जब आप यहीं पे किलोमीटर पूछा है, किलोमीटर मतलब वो किस लाइन पे मिल रहे हैं? दूसरी लाइन पे। नीचे से दूसरी लाइन पे पहली लाइन 40 किलोमीटर की है, दूसरी लाइन 80 किलोमीटर की है। तो 80 किलोमीटर पर मिल रहे हैं कितने बजे? 10:30 बजे। तो 10:30 बजे हमने पिछले सवाल में लगा दिया। यहाँ पे दूरी पूछा है तो दूरी में क्या होगा? 80 किलोमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन? तो 12वें सवाल का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13वें सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13वें प्रश्न को। देखिए क्या बोला है, यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति किलोमीटर पर घंटे में हमें बतानी है। 45 होगा कि 48 होगा कि 42 होगा कि 46 होगा
इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा यही हमें बताना है। देखिए तो चाल क्या होती है, गति मतलब चाल ही बतानी है। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे स्कूटर कितनी दूरी जा रहा है, तो जब आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखेंगे कि स्कूटर कितनी दूर गया है, तो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर गया है। वो तो गया कार चालक भी 120 किलोमीटर, लेकिन स्कूटर चालक का पूछा है तो स्कूटर चालक का ही बताएंगे। 9 बजे स्टार्ट किया और कितना बजे एंड हुआ, 11:30 बजे। तो टोटल कितने घंटा चला, 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट को कैसे लिखेंगे, तो 2 घंटे और आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1 सहित 2 घंटा, 1/2 घंटा। अब इसको सही में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 बटा 5/2। 5/2 का मतलब ये वाला यहाँ पे भाग होगा, मतलब पलट के गुणा होगा। तो 120 गुणे 2 बटे में 5 हो जाएगा। 5 से यह कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो 24 गुणे 2, 24 गुणे 2 मतलब कितना हुआ, 48 किलोमीटर पर घंटा। 48 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो 48 किलोमीटर पर घंटा का मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 13वें का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 13वें का कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है। अब हम लोग हल कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है। तो स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। पहला ऑप्शन है 3 घंटा, दूसरा है 2 घंटा, तीसरा है 2 सही 1/2 घंटा, चौथा है 3 सही 1/2 घंटा। तो अभी हमने इसके पिछले सवाल को किया था, तो उसमें समय कितना लिखा था, 2 सही 1/2 घंटा। क्यों, क्योंकि ये 9 बजे चलना प्रारंभ करता है और कितने बजे खत्म होता है, 11:30 पे। मतलब 9 2 11, तो टोटल कितना टाइम लगा, 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में कैसे लिखा जाता है, तो घंटे में आधा घंटा लिखा जाता है। आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा। किसी भी मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना होता है, 60 से भागा, तो 30/60 करेंगे तो 1/2। तो 2 सही 1/2 घंटा हमारा आंसर हो गया। आंसर मतलब 14वें का सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 14 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पे और देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। अब हम लोग हल कर लेते हैं अपने 15वें सवाल को। सॉरी, ये 10वां नहीं, ग्राफ का 10वां सवाल है। टोटल ऐसे कौन सा सवाल है, तो 15 नंबर। कार चालक 10 बजे तक कितनी दूरी तय किया। 10 AM का मतलब क्या है, 10 प्रातः, क्योंकि ये टाइम प्रातः है। प्रातः मतलब सुबह, सुबह को AM से दिखाया जाता है। अब देखिए दूरी तक तय किया, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो कार चालक को देखेंगे तो 10 बजे तक पहली लाइन तक पहुंचा था। पहली लाइन मतलब 40 किलोमीटर, जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे। 10 बजे तक कितनी दूरी है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर मतलब कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। 15वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 15वें सवाल का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमारी लेक्चर यहीं पे पॉज होती है, क्योंकि हमने अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, तो आप इससे पहले 30 प्रैक्टिस सेट हमने हल करा लिया है, आप उन प्रैक्टिस सेटों को भी देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके 15 में कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप इन प्रैक्टिस सेटों को कैसे देखेंगे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप सभी प्लेलिस्ट में जा करके जिस वीडियो को चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।